नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मुंगेर से आपको सबसे पहले बड़ी खबर बता दें, जहां फूस की दुकान में आग लग गई है। उपद्रवियों पर आग लगाने का आरोप लगा है। दरअसल आग की चपेट में कई दुकान आ गई है और लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। खड़गपुर के मुख्य बाजार की ये पूरी घटना बताई जा रही। आग पर काबू पा लिया गया है। मुंगेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस प्रकार फूस की दुकान में आग लग गई है और आग इतनी भयावह है कि धू धू कर उसकी लपटें तेजी से आसमान की ओर बढ़ रही। एक नहीं बल्कि कई दुकानें इस आग की चपेट में आ गई है, जिसकी वजह से लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। बताया तो ये जा रहा है कि जो उपद्रवी हैं उनके द्वारा इस अगलगी की घटना को अंजाम दिया गया। खड़गपुर के मुख्य बाजार की ये पूरी घटना बताई जा रही। मुंगेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आग पर इस वक्त काबू पा लिया गया है। तो फूस में की दुकान में आग की यह तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। उपद्रवियों पर आग लगाने का आरोप लगा है। यहाँ पे कुछ सामाजिक तत्वों के द्वारा जमा होके गांजा पिया जाता है। इस पर पुलिस प्रशासन कोई नहीं होता है, ध्यान नहीं देता है। और यहाँ पे प्रत्येक दिन 7 बजे से लेकर 11 बजे तक यहाँ जमावड़ा जुआ का अड्डा भी बना दिया गया है, ताश भी खेला गया है। और मुंगेर में दबंगों ने घर में घुसकर दर्जनों राउंड फायरिंग की है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बड़ी मोहल्ली में केस नहीं उठाने पर दबंगों ने चंदन यादव के घर में फायरिंग की। गोलीबारी में चंदन यादव का 28 वर्षीय पुत्र चंदन कुमार और 18 वर्षीय सुमित कुमार घायल हो गया। गोली सुमित के पेट और चंदन के हाथ में लगी है। गोली से घायल सुमित और चंदन चाचा भतीजा बताए जाते हैं। गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि साल 2020 में रबी फसल काटने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें एक शख्स को गोली मार दी गई थी। उस मामले में 8 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उसी केस को उठाने के लिए पीड़ितों के घर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। गोली केस उठाने के लिए बोल रहा है। क्या मामला था जो केस हुआ था? केस हुआ था, हमरा बाजार लूट रहा था, प्याज लूट रहा था, अच्छा, गेहूँ लूट रहा था। हाँ, कब? 2020 में। अच्छा, हाँ। तो कौन कौन लोग थे उसमें? सबका नाम दिया हुआ है। और इसी बीच पूर्वी चंपारण से आपको बड़ी खबर बताते हैं। NH 28 पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। मोतिहारी नगर के कोलहुरवा की ये पूरी घटना बताई जा रही। युवक को अपराधियों ने गोलियों से भून दिया। लूट के दौरान बचाव करने गया ये युवक भी जख्मी हो गया। अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। तो NH 28 पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। पूर्वी चंपारण से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोतिहारी नगर के कोलहुरवा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। पकड़ा है ठीक से, उसी में रिवॉल्वर लिया था। कौन बंदूक था नहीं मालूम है, इतना बड़ा था। यहीं पर सटा के मार दिया, मार के भाग गया। बस अब कौन था क्या था वो तो एकदम 10 सेकंडे में हो गया। और अगली खबर कश्मीर से, जहां आतंकियों ने एक बार फिर से बाहरी लोगों को निशाना बनाया है। आतंकियों ने अनंतनाग में फायरिंग की, जिसमें बिहार के एक मजदूर के साथ साथ नेपाल का एक नागरिक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों बुंदेलिया गांव में एक प्राइवेट स्कूल में काम कर रहे थे और इसी दौरान आतंकियों ने फायरिंग कर दी। तो ये बड़ी खबर आपको कश्मीर से बता रहे हैं, जहां बाहरी लोगों पर एक बार फिर से आतंकी हमला हुआ है। घायल मजदूरों का इस वक्त इलाज चल रहा है। आतंकियों ने 2 लोगों को गोली मार दी जब वो स्कूल में अपना काम कर रहे थे। अनंतनाग के वादियामा दयालगा में भी कुछ देर कबल मिलिटेंटों ने 2 नॉन लोकल्स पर फायरिंग की और बताया जा रहा है कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से उन पर फायरिंग की गई और जिसके बाद दोनों शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। और हम इस वक्त GMC मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में हैं और जहां पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी भी पहुंच गई है और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। और ये बताया जा रहा है कि दोनों नॉन लोकल जो है वो उनमें से एक जो है वो पियोन के तौर पर काम कर रहा है, स्कूल पियोन के तौर पर, और दूसरा जो है वो लेबरर के तौर पर काम कर रहा है। और हम इस वक्त जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में मौजूद है और जहां पर इस वक्त दोनों ज़हर इलाज है। अगर हॉस्पिटल सोर्स की बात करेंगे तो दोनों की
कंडीशन जो है वो क्रिटिकल बताई जा रही है। एक का जो है ब्लड हेड इंजरी आई है और दूसरा का एब्डोमेन इंजरी आई है, ये हॉस्पिटल सोर्सेज का कहना है। और फिलहाल जो है उनको हॉस्पिटल में ऑपरेट किया जा रहा है और डॉक्टरों की ये कोशिश है कि दोनों की जानें बचाई जाए। और फिलहाल जो पूरा एरिया है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है। और जीएमसी अनंतनाग की भी अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर भी सिक्योरिटी के एहलकार दिख रहे हैं। और हम आपको बता दें कि वानेहामा जो दयालगाम इलाका है वो अनंतनाग से कुछ किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। और ये बताया जा रहा है कि दोनों वहाँ पर जो है रिहाइश पजीर थे, यानी कि दोनों वहाँ पर एज टेनेंट्स थे। और मज़ीद इसमें जो तफसीलात होगी वो भी शेयर की जाएगी। इस वक्त ये है जीएमसी अनंतनाग का मंजर है, ये कैजुअल्टी वार्ड है और जहाँ पर उनको ऑपरेट किया जा रहा है। दोनों जो नॉन लोकल्स हैं, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि इसमें कौन से मिलिटेंट जो है वो मुलव्वस है, लेकिन ये बात साफ है कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनको जो है उन पर अटैक किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए जीएमसी अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। और अगली खबर समस्तीपुर के विभूतिपुर से, जहां ज्वेलरी की दुकान से 20 लाख से ज्यादा की लूट हुई। अपराधियों ने दुकान से 15 किलो चांदी और 300 ग्राम सोना लूटा और इसके अलावा 25,000 रुपए कैश भी ले गए। बताया जा रहा है कि अपराधी 6 की संख्या में पहुंचे हुए थे और हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। वो लड़का ग्रामीण जो है वो भी पीछे से आ रहा था, उसके बाद पता नहीं उसको गन पॉइंट पर लिया कैसे, लेकिन हमको जब ये दो लड़का ग्रामीण आया उसके बाद सीधा गन निकाल के हम पर गन पॉइंट पर लेकर और तिजोरी खुलवाना स्टार्ट कर दिया, दराज से भिजवाना स्टार्ट कर दिया, सामान एक एक करके सब निकाल के बैग में रखना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब बाहर निकला तो। और अगली खबर राजधानी पटना से है, जहां मद्य निषेध विभाग में सिपाही के पद पर तैनात आशुतोष कुमार रहस्यमय ढंग से लापता हो गए। 1 नवंबर को आशुतोष अपने किसी एक दोस्त के साथ घर से निकला था और उसके बाद से सिपाही आशुतोष घर को लौटा ही नहीं है। उसका मोबाइल नंबर भी लगातार बंद आ रहा है। परिजनों ने थक हार कर फुलवारी थाने में उसकी गुमशुदगी का केस दर्ज करवाया है, लेकिन अपने ही विभाग के सिपाही की खोजबीन करने में पटना पुलिस असमर्थ है। घटना के 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद भी सिपाही की किसी तरह की कोई जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। मैंने एक फुलवाड़ी में अपना एक फ्लैट खरीदा था, तो उसी के बगल वाले फ्लैट को बहन को दिलवाने के लिए बोले कि हम तुमको फ्लैट दिलवा देते हैं, रजिस्ट्री करवाइए, जो भी फर्स्ट स्टेज होता है वो करवा देते हैं हम आपका। तो उसी को बोल के निकले हैं। उसके बाद 12:30 पे एक और कॉल किया है बहन को कि तुम्हारा काम करवा के हम घर आ रहे हैं। उसके बाद से मोबाइल स्विच ऑफ है कंटिन्यूअस, कोई अता पता नहीं। उसके बाद क्या लगता है आपको? समझ ही नहीं आ रहा भैया, एकदम बिल्कुल कहाँ गया भैया, ऐसा कुछ करता ही नहीं रहा आज तक। वहीं बेगूसराय में डाक पार्सल लिखी वैन से करीब 25 लाख की शराब बरामद की गई है। पुलिस ने इस मामले में 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्पाद विभाग को खबर मिली थी कि डाक पार्सल लिखे एक वैन से शराब की बड़ी खेप लाई जा रही है। NH 31 पर वैन को रोककर जब तलाशी ली गई, साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब सबको 6 नवंबर का इंतजार है, जब ईवीएम खुलेगा और ये पता चलेगा कि जीत का सेहरा किसके सर पर सजा है। महिलाओं की इस लंबी कतार को देखिए। ये तस्वीर मोकामा टाल की है। ये वही मोकामा टाल है जिसे बिहार में दलहन की खेती के लिए जाना जाता है, लेकिन गुरुवार को यहाँ हर किसी को वोट देने की जल्दी दिखी। ऐसा यहाँ जो भी है अपना विकास के आधार पर वोट देते हैं हम लोग। अपना पंचायत जो भी प्रखंड हुआ, मोकामा का टाल इलाका हो या पंडारक का कोई मतदान केंद्र, हर एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं में गजब का उत्साह दिखा। सुबह से ही वोटिंग सेंटर्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें दिखी। लोगों ने कतार लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
मोकामा बूथ संख्या 270 और 71 की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। पूरा टाल इलाका है और खासतौर पर देखिए यहाँ टाल इलाके में भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ मतदान करने आए हैं। टाल की समस्याएं कई हैं, टाल विकास को लेकर के कई तरीके की बातें होती हैं। वोटिंग को लेकर गोपालगंज में भी गजब का उत्साह दिखा। शाम होते ही बूथों पर वोटर्स की लंबी कतारें देखने को मिली। आप तस्वीरों में ये साफ तौर पे देखिए कि समय इस वक्त 4 बज रहे हैं और वोटर जो है वो किस तरह से उत्साह होकर कतार में खड़े हैं। ये पुरुष हो या फिर महिला वोटर हो या फिर युवा वोटर हो, हर वर्ग के वोटर हैं यहाँ पर और लंबी लंबी कतार में खड़े हैं। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ, मोकामा और गोपालगंज। वैसे तो गोपालगंज में 9 उम्मीदवार और मोकामा में 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन दोनों ही जगहों पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच ही है। जनता जनार्दन ने अपना मत ईवीएम में कैद कर दिया है। दोनों ही पक्षों ने जीत का दावा भी शुरू कर दिया है, लेकिन किसके सर सजता है जीत का ताज, ये तो 6 नवंबर को काउंटिंग के दिन ही पता चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए मोकामा से शैलेंद्र और अनिरुद्ध और गोपालगंज से अमित कुमार के साथ गोविंद की रिपोर्ट। वहीं मधुबनी में खादी ग्रामोद्योग कभी हजारों परिवारों की रोजी रोटी का जरिया था, लेकिन पिछले करीब 3 दशक से मधुबनी खादी ग्रामोद्योग परिसर में वीरानी पसरी हुई है। करीब 100 एकड़ में फैला मधुबनी खादी ग्रामोद्योग संघ का पूरा परिसर खंडहर में तब्दील हो चुका है। बैठे हुए बेसिन के नीचे, कहाँ जा रहे हैं आप? दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं। सीट नहीं मिला आपको? नहीं मिला। गोद में जिगर के टुकड़े को सटाए ट्रेन में बेसिन के नीचे बैठकर सफर करती यह है समस्तीपुर की अनामिका। अनामिका जैसे हजारों लाखों लोग छठ में ऐसे ही जान जोखिम में डालकर बिहार आए थे और अब छठ के बाद ट्रेनों में धक्के खाते दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में जाने को मजबूर हैं। इसकी वजह है बिहार में रोजगार का अभाव। एक तो पहले से ही रोजगार की कमी थी और जो कुछ था उसे भी सरकार की उदासीनता और समय के थपेड़े ने बर्बाद कर दिया। मधुबनी के खादी ग्राम उद्योग की खंडहर बन चुकी इन इमारतों को देखिए। छतों पर उग आई घास और दीवारों पर जमी काई इनकी कहानी खुद कह रही है। और देखिए, सुपौल में एक बार फिर बड़ा घोटाला सामने आया है और इस बार मनरेगा में पशु शेड के नाम पर लाखों का घोटाला हुआ, जहां बिना शेड निर्माण के ही निर्माण कंपनी को लाखों रुपए का भुगतान कर दिया गया और अब घटिया सामग्री के इस्तेमाल से कई जगहों पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। अधिकारियों, ठेकेदारों और जनप्रतिनिधियों की मनमानी और मिली भगत से घोटाले की योजना बन चुकी मनरेगा में एक बार फिर बड़ी धांधली सामने आई है। सुपौल में राघोपुर प्रखंड के देवीपुर पंचायत में लाभुकों की जानकारी के बिना 25 पशु शेड के लिए 35 लाख का भुगतान छाया इन्फोकॉम नाम की कंपनी को कर दिया गया, जबकि धरातल पर 1 दर्जन से अधिक पशु शेड की अब तक नींव भी नहीं पड़ी है। और जब घोटाले के खेल का खुलासा हुआ तो आनन फानन में घटिया सामग्री के इस्तेमाल से काम शुरू कराया गया है। काम किसी भी जगह पर पूरा नहीं हुआ, लेकिन सवाल उठता है कि किस वाउचर के आधार पर छाया इन्फोकॉम को इस तरह लाखों रुपए का भुगतान हुआ और किन फर्जी मजदूरों को दिखाकर इस तरह का गोलमाल किया गया। लेकिन जब ये मामला उजागर होने की कगार पे आया तो आनन फानन में विभाग ने घटिया निर्माण सामग्रियों की बदौलत काम करना शुरू कर दिया है। अब देख सकते हैं कि किस तरह 3 नंबर का ईंट है और ये लोकल बालू है जो यहाँ की कोसी की नदी से निकलती है, जो महज 600 या 800 रुपये टेलर के हिसाब से आती है, और जबकि विभाग में इस तरह का जो बिल लगा होगा वो सोनसेन बालू का लगा होगा। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी मिलीभगत और इतने बड़े घोटाले में जब ये उजागर हुआ तब आनन फानन में काम शुरू हुआ, लेकिन इससे पहले इस तरह का कितना घोटाला सामने आया होगा कि लोगों के नाम पर राशि उठ गया होगा और लोगों को इसकी जानकारी तक नहीं होगी। कब से बना रहे हैं सर? ये 30 तारीख से। 30 तारीख से बनाना शुरू किए इसको? जी सर। अच्छा, इसमें अब लोकल बालू क्यों यूज कर रहे हैं? सर हम क्या करेंगे, लोकल बालू यही आप देंगे सर वही लगाएंगे। इसका तो भुगतान हो गया था, फिर अभी काम क्यों करवा रहे हैं आप?
जो बच गया था वही कर रहे हैं। तो बच तो गया था, काम शुरू ही हुआ है, वो 2 दिन से शुरू किए हैं आप लोग। भुगतान फिर कैसे हो गया, कुछ है जानकारी आपको? आपको कौन बोला सीमेंट गिराने? मनरेगा की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक निर्माण कंपनी इन्फोकॉम की बिलिंग डेट 19 अप्रैल 2021 है और 26 अक्टूबर 2022 को भुगतान किया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस काम की अब तक नींव ही नहीं पड़ी, उसका वाउचर विभाग के अधिकारियों ने विभाग के वेबसाइट पर कैसे डाल दिया? और जब अधिकारियों को ग्राउंड जीरो पर जाकर काम की जांच के बाद ही भुगतान करने का प्रावधान है, तो बिना काम और लाभुकों की जानकारी के बगैर भुगतान कैसे हो गया? ये पशु सेट वाला जो गिरा है, कब गिरा है ये? परसों गिरा है। आपके नाम पर भुगतान हो गया था बहुत पहले, पता चला आपको? ये कब से अचानक आके गिराया है? अभी आधा जांच हो गया है, आधा जांच अभी हम लोग करेंगे। जो भी उसमें अनियमितता का आएगा, जो दोषी होंगे संबंधित पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी राशि की लूट का मामला सिर्फ देवीपुर पंचायत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आसपास के कई पंचायतों में विभिन्न कामों के लिए अधिकारियों ने ठेकेदारों और जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से छाया इन्फोकॉम को 1,39,00,000 रुपए का वारा न्यारा किया है। अब जरूरत है इस मामले की सघन जांच की, ताकि मनरेगा योजना के नाम पर इन घोटाले करने वाले अधिकारियों और एजेंसियों के ऊपर कार्रवाई हो सके। अमित झा, विजय नेटवर्क, देवीपुर पंचायत, सुपौल। और राजधानी पटना के एनएमसीएच परिसर में 200 बेड का फैब्रिकेटेड अस्थायी अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसे साल के अंत तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है। अस्पताल का बेसमेंट काफी नीचा होने की वजह से मानसून के दिनों में जलजमाव हो जाता है, जिससे मरीजों और डॉक्टरों को काफी परेशानी होती है। ऐसे में 200 बेड के प्री फैब्रिकेटेड भवन में 100 बेड मेडिसिन विभाग के लिए आरक्षित रहेंगे, वहीं 100 बेड अन्य सुपर स्पेशलिटी विभागों के मरीजों के लिए आरक्षित रखा जाएगा, जिसका सीधा लाभ मरीजों को मिलेगा। वो वहाँ पे 200 बेड का बनना है, जिसको BMCIL ने लिया है कि प्री फैब्रिकेटेड बना रहे हैं। उन्होंने वादा किया है कि 100 बेड हम नवंबर तक दे देंगे बन के। तो 100 बेड को अभी तत्काल, चूँकि औषधि विभाग में लोड ज़्यादा है, तो औषधि विभाग के लिए काम करेंगे, और जो बचा हुआ 100 बेड है उसमें अन्य विभागों के लिए, पर्टिकुलरली जो सुपर स्पेशलिटी विभाग है, उसके लिए वो सुविधा मिलेगी उस 100 बेड। और जिस मुजफ्फरपुर में 5 महीने पहले सेना की बहाली के नियमों में हुए बदलाव के बाद अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए थे और हंगामा भी किया था, उसी मुजफ्फरपुर में अग्निवीरों की बहाली प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें बड़ी संख्या में युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। 11 जिलों से आए युवा देश के अग्निवीर बनने वाले हैं। देखिए सेना में बहाली में जोश भरते अग्निवीरों की ये खूबसूरत तस्वीरें। खाली बदन मैदान में बाधाओं को पार करते, एक साथ पुलअप करते ये नौजवान देश के नए अग्निवीर बनने जा रहे हैं। सेना में बहाल होकर देश की सेवा करने ये युवा मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में आयोजित अग्निवीरों की बहाली के लिए पहुंचे हैं। अग्निवीरों की इस बहाली प्रक्रिया में 11 जिलों से आए अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। 2 नवंबर से 14 नवंबर तक गया रेंज की बहाली होगी। उसके बाद 17 नवंबर से 2 दिसंबर तक मुजफ्फरपुर रेंज की बहाली शुरू होगी। बहाली को लेकर अभ्यर्थियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में है, जहां पर अग्निवीरों की बहाली चल रही है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं गया ARO के 11 जिलों के अभ्यर्थियों के लिए जो 14 नवंबर तक बहाली चलेगी। सेना बहाली के नियमों में हुए बदलाव को लेकर अभ्यर्थी इसी साल 15 जून को मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में सड़क पर उतर आए थे और रेलवे ट्रैक को भी निशाना बनाया था। लेकिन अब की ये तस्वीर बिल्कुल अलग है। देशभक्ति से लबरेज युवाओं की देश सेवा में जुट जाने की। बता दें, केंद्र सरकार ने 14 जून 2022 को सेना की 3 शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की थी। इस स्कीम के तहत नौजवानों को 4 साल के लिए
डिफेंस फोर्स में सेवा देनी होगी। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। वहीं पूर्वी चंपारण की सुगौली चीनी मिल में गन्ना पेराई शुरू हो गया है, जिसको लेकर गन्ना किसानों में खुशी का माहौल है। फिलहाल हर दिन 40 क्विंटल गन्ना पेराई का लक्ष्य रखा गया है। HPCL बायोफ्यूल्स लिमिटेड की सुगौली चीनी मिल में गन्ना पेराई के सत्र के शुभारंभ के मौके पर उप विकास आयुक्त समीर सौरभ भी मौजूद रहे। वहीं HBL के CEO प्रणय कुमार ने अतिथियों और किसानों का स्वागत किया। चीनी मिल के महाप्रबंधक ने कहा कि इस बार गन्ना की फसल अच्छी हुई है, जो किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है और लाभदायक भी। पूरी कोशिश रहेगी कि गन्ना किसानों को समय पर भुगतान कर दिया जाए और इस वर्ष 40 लाख क्विंटल गन्ना पेराई का लक्ष्य रखा गया है। वहीं राजगीर की कन्वेंशन हॉल में आयोजित 554वें प्रकाश पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। बता दें कि ये 2 दिवसीय कार्यक्रम कला संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से आयोजित किया गया है। इस मौके पर कलाकारों ने बिहार गीत और बिहार गौरव गान की मनमोहक प्रस्तुति दी। दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनाना अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में आज से 3 दिवसीय प्रकाश पर्व की शुरुआत हो गई है। आप देख सकते हैं कि अभी हम गुरुद्वारा में हैं और ये नवनिर्मित गुरुद्वारा है, जहाँ की जो है आज से प्रकाश पर्व शुरू हुआ है। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो है आज प्रकाश पर्व के शुरुआत के बाद जो है लंगर जो छकने का जो है लोग पहुँच रहे हैं। कि देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर लोग जो है पूरी तरह से जो कतारबद्ध होकर जो लंगर छकने के काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है बहुत सारे जो स्थानीय लोग हैं वहाँ यहाँ पहुँचे हैं और लंगर छकने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर और दिखा दें कि किस तरह से जो लोग हैं बैठकर जो यहाँ पर जो लंगर है जो छकने का काम कर रहे हैं। और जो है कि जो सिख समुदाय के लोग हैं, जो श्रद्धालु यहाँ जो सेवादार पहुँचे हैं, वो यहाँ पर खाना परोसने के भी काम कर रहे हैं, प्रसाद परोसने के काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है कि जो है यहाँ पर जो भी सेवादार वहाँ आए हैं पंजाब से, इंग्लैंड से, जो यहाँ जो स्थानीय लोग जो श्रद्धा जो आ रहे हैं उन सभी को जो है लंगर छकने के काम कर रहे हैं। एक कहा जाए तो पूरी तरह से जो है लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और लंगर छकने के काम कर रहे हैं। खास करके आज जो जिस तरह से जो है तैयारी चल रही है और ख़ास करके जो है कि पूरी तरह से जो यहाँ पर बहुत सारे जो है श्रद्धालु पहुँचे हैं, खास करके यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो आज से 3 दिवसीय जो है प्रकाश पर्व का आज शुरुआत हो गई है। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बिहार और झारखंड में न्यूज 18 का बजा डंका, प्रदेश की जनता ने दिखाया न्यूज 18 बिहार झारखंड पर भरोसा। न्यूज 18 बिहार झारखंड बना प्रदेश का नंबर 1 चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल।